हेलो एवरीवन। तो यार ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है विद रिस्पेक्ट टू 2019 CSAT क्वेश्चन पेपर। एंड यू ऑल हैव सीन दैट आई हैव यूज्ड वेरी लेस फार्मूलाज टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर पेपर, है ना। तो मेरा जो सोल ऑब्जेक्टिव रहा है वो यही रहा है कि आप लोगों के अंदर जो फियर है ना CSAT का, उसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर पाऊँ। बिकॉज CSAT का जो पेपर यूपीएससी ने इंक्लूड किया है ना प्रीलिम्स के अंदर, उसका ऑब्जेक्टिव या फिर उसका पर्पस, उसके पीछे जो इंटेंशन है वो ये नहीं है कि आप लोगों को वापस से मैथमेटिक्स की स्ट्रीम में लाया जाए, है ना। उनका ये पर्पस बिल्कुल भी नहीं है। रादर उनका जो इंटेंशन है वो ये है कि आपके अंदर एटलीस्ट इतना एप्टीट्यूड हो कि आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखते हो मैथमेटिक्स की, और ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल अप्रोच के बेसिस पे आप ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओ, है ना। तो यहाँ पर हमें चीज़ें बहुत ज़्यादा मगअप करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को आपको मगअप नहीं करना है। देयर इज़ नो नीड टू मगअप सच टाइप्स ऑफ थिंग्स, है ना। अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड नहीं करना है। बस इतना ज़रूरी है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, बेसिक नॉलेज हो विद रिस्पेक्ट टू सच थिंग्स, है ना। कुछ फार्मूलाज हैं उनका पता होना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ उन्हीं का पता होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को। तो यही मेरी कोशिश रही कि आपको ये शो कर पाऊँ कि किस हद तक हमें चीज़ों को समझना है और कितना हमें फार्मूलों को याद करना है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं एंड इफ़ यू आर लाइकिंग माई इनिशिएटिव देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड प्लीज़ डू शेयर एंड लाइक ऑल्सो। और उन लोगों के साथ तो ज़रूर शेयर करें जिनको CSAT के अंदर, जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं रहा है 10th के बाद, और जिनको CSAT अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज लगने लगा है, और इस वजह से वो कहीं ना कहीं ऐसे सोर्सेज के क्लचेस में आ जाते हैं जहाँ पर उनको CSAT एक इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है कि अगर आप ये चीज़ मगअप नहीं करोगे तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। तो उन बच्चों से ज़रूर इस चीज़ को शेयर करें, इन वीडियोज़ को, जिनके लिए अपने आप में बहुत बड़ी सिरदर्दी है। सो स्टार्ट करते हैं। आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो बस 4 क्वेश्चन इसके अंदर बचे हैं। तो इन 4 क्वेश्चन के बाद हमारा 2019 का CSAT का पेपर ओवरऑल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है, इन अ स्कूल एवरी स्टूडेंट इज़ असाइंड अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। A student is a football player if and only if the identification number is divisible by 4, ठीक है। Whereas a student is a cricketer if and only if the identification number is divisible by 6. If every number from 1 to 100 is assigned to a student, then how many of them play cricket as well as football? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके अंदर कहा जा रहा है कि 1 से लेकर 100 तक ना बच्चों को आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन कर दिए गए हैं, ठीक है। अब उसके अंदर जो फुटबॉल वाले हैं, जो फुटबॉल खेलते हैं, उनके बारे में कहा गया है कि सिर्फ वो फुटबॉल खेलते हैं जिनका आइडेंटिफिकेशन नंबर 4 से डिविजिबल है। सेम एज इट इज़ ये कह रहे हैं कि क्रिकेट वाले जो बच्चे हैं ना, वो क्रिकेट खेलते हैं जिनका आइडेंटिफिकेशन नंबर डिविजिबल है 6 से। तो इसको बहुत ईजीली आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। या तो आप 4 के डिविजिबिलिटी वाले नंबर्स ऐसे पेपर पे लिख लो फटाफट से, और अप टू 100 आप लिखते चले जाओ, और फिर आप 6 के लिख लो, 6, 12 ऐसे ही आप चलते हुए चलोगे अप टू 100। तो जहाँ जहाँ पे भी आपको कॉमन आइडेंटिफिकेशन नंबर दिखाई देगा, कॉमन, है ना, तो वो आप नंबर्स काउंट करके यहाँ पे ऑप्शन मार्क कर सकते हो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आप 4 और 6 का, देखो कॉमन नंबर आपको चाहिए ना, तो एलसीएम लो, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम आप लेते हो तो 12 इनका एलसीएम आएगा। अब 12 इनका एलसीएम आ जाता है तो आप बस ये चेक कर लो कि 12 से कौन कौन सा आइडेंटिफिकेशन नंबर डिविजिबल होता है। अगर 12 से होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि 4 से और 6 से भी होगा। तो अब 12 का जब आप टेबल देखते हो तो 12 से आप 100 तक जब आप जाते हो तो आप देखोगे कि 12 8 जो 96, यानी ठीक है, यानी कि 96 जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा सिर्फ वहीं तक आप जा पाओगे। तो यानी कि 8 नंबर ऐसे आएंगे जो 4 से भी डिविजिबल होंगे और 6 से भी डिविजिबल होंगे। तो 8 यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द लॉजिक इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अ सॉलिड क्यूब। अच्छा, ये क्वेश्चन सबसे लास्ट में करेंगे, थोड़ा टाइम टेकिंग है, उससे पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ये भी ऐसे डिजिट के बेसिस पे है। तो इसके अंदर कहा जा रहा है
द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 5 विल अपीयर वाइल राइटिंग द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000। ठीक है, यानी कि 1 से 1000 तक अगर आप इंटीजर्स लिखते हो तो कितनी बार 5 अपीयर होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 से लेके 100 तक देखते हैं कितनी बार अपीयर होता है, फिर उस हिसाब से एनालाइज करके आंसर बता देंगे। अब 1 से 100 तक अगर आप चलोगे तो सबसे पहले 5 आएगा, फिर सेम एज इट इज़ 15 आएगा, 25 आएगा, फिर 35, फिर 45। अच्छा, तो अब जो 50 वाली लाइन आ गई ना, उसको अलग से लिख लेते हैं, बिकॉज 5 यहाँ पे स्टार्टिंग में भी इंक्लूड होगा। 5 से लेके 59 वाले को सेपरेट कर लेते हैं, फिर इसके बाद 65 आएगा, फिर 75 आएगा, फिर 85 आएगा और फिर 95 आएगा। तो इस हिसाब से देखें तो कितनी जगह आपका 1 से लेके 100 के बीच में 5 आ रहा है, वो चेक कर लेते हैं। देखो, एक बार ये 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो 9 जगह तो ये है। ठीक है, अब 50 से लेके 59 के बीच कितनी बार आएगा, 9 प्लस कर लेते हैं। देखो 5 से लेके 50 से लेके 59 तक तो 5 वैसे ही इंक्लूड हो जाएगा, तो 10 टाइम्स तो ये खुद हुआ, लेकिन एक जगह पे 55 आएगा, 5 वहाँ पे भी इंक्लूडेड है, तो +1 उसका भी ऐड करेंगे, तो टोटल कितने हो गए, 20 टाइम्स। यानी कि 5 20 बार ही अपीयर होता है आपको 1 से लेके 100 के बीच। तो अगर 1 से लेके 100 के बीच 5 बार है, तो 1 से लेके आप ये देखो 500 वाली लाइन को अगर आप हटा देते हो, ठीक है, क्योंकि 500 में 5 पहले इंक्लूड हो रहा है ना, तो 5 यहाँ पे 100 बारी अपने आप पहले से ही रिपीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 500 से लेके 599 तक आप जाएंगे तो 500 टाइम्स यहाँ पे आ जाएगा 500 वाली रेंज में, तो 100 टाइम्स तो ये हुआ, इसको सेपरेट लिख लो, 100 बारी तो ये हो गए। इसके अंदर जोड़ना है कि देखो 20 बार एक लाइन में आता है, 20 बार एक लाइन में आता है, तो अगर आपको 1 से लेके 1000 तक जाना है तो यानी कि आप 10 बारी तो यहाँ पे 10 टाइम्स आप पेयर बनाओगे ना, 1 से लेके 100, 100 से लेके 200, इस तरीके से चलोगे तो 10 पेयर आपके बनेंगे। अब 20 एक पेयर में आता है तो 10 में कितने आ जाएंगे, 200। अगर 200 ये है और 100 अलग से हमने 5 को जो यहाँ पे ऐड किया था, तो इस हिसाब से 100 प्लस 200 तो आपका 300 बारी 5 यहाँ पर रिपीट हो जाएगा, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये कैलेंडर वाला क्वेश्चन है। आई होप आप सभी ने कैलेंडर वाली वीडियो जो मैंने अलग से कैलेंडर बेस्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर बनाई है उसको देखा होगा। तो ये क्वेश्चन मैं ज़्यादा डिटेल में उस तरीके से डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज आई हैव टेकन अ वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक अर्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर कहा जा रहा है मिस्टर एक्स has 3 children, द बर्थडे ऑफ फर्स्ट चाइल्ड फॉल्स ऑन 5th Monday of April and that of second one falls on the 5th Thursday of November। ठीक है, on which day is the birthday of his third child which falls on 20 दिसंबर, यानी कि सिंपली आपको 20 दिसंबर को कौन सा डे है वो बताना है। ठीक है, और आपको रेफरेंसेस 2 दिए गए हैं और एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं दिए हैं, रिलेटिवली दिए गए हैं, एग्जैक्ट नहीं बताया, बस यहाँ पे बताया कि 5th Monday of April और 5th Thursday of November। ठीक है, तो अब इस चीज़ को आप इस तरीके से सेपरेटली लिख लेते हैं। देखो 5 मंडे, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अप्रैल के अंदर कितने दिन होते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। और नवंबर के अंदर कितने होते हैं, नवंबर के अंदर भी 30 दिन होते हैं और अप्रैल के अंदर भी 30 दिन ही होते हैं। अब आपको 5 मंडे लेके आने हैं। देखो 5 मंडे अगर आप लाओगे ना अप्रैल के अंदर, तो या तो आप इस तरीके से लिख लो, मंडे मंडे मंडे, 5 बारी मंडे लिखा। तो आप अगर 1 तारीख को देखो, अगर आप 1 तारीख को मंडे रखते हो तो नेक्स्ट 8 को मंडे आएगा, फिर 15 को मंडे आएगा, फिर 22 को आएगा और फिर 29 को आएगा, है ना। लेकिन अगर आप मंडे 2 को रखते हो, अगर आप मंडे 2 तारीख को रखोगे तो फिर क्या होगा, 9 को आएगा, फिर 16 को आएगा और फिर 23 को आएगा और फिर 30 को आएगा। अच्छा, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज आपको 5 मंडे लेके आने हैं, तो यही 2 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। सेम एज इट इज़ आप इस केस में देखो, नंबर वाले में आपको थर्सडे लाना है। अब थर्सडे आप 5 बार ऐसे लिख दो, है ना। तो क्या कर सकते हो आप, या तो 1 तारीख को, जस्ट वेट, या तो 1 तारीख को, फिर उसके बाद 8 को, फिर 15 को और फिर 22 को, सेम एज इट इज़, फिर 29 को। और इसी तरीके से अगर आप 2 तारीख से स्टार्ट करते हो, फिर यहाँ पे 9 को आ जाएगा, यहाँ पे 16 को आ जाएगा और यहाँ पे 23 को आ जाएगा और फिर यहाँ पे 30 को आ जाएगा, है ना। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। इसके बेसिस पे आपको 20 दिसंबर बताना है। तो हम क्या करेंगे, हम ऑड डेज निकालेंगे इनके बीच में, है ना।
ऑड डेज़ के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो ऑड डेज़ कैसे निकालेंगे, हम क्या करते हैं, हम मानते हैं कि फॉर एग्जांपल मंडे को 1 तारीख थी, मंडे को अप्रैल की 1 तारीख को मंडे था। अगर इसके रेफरेंस में हम चलते हैं तो हम चेक करेंगे कि कौन सी एग्जैक्ट डेट हम नवंबर में पाते हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस पे अगर आप चलते हो तो अप्रैल के अंदर आपके ऑड डेज कितने आ जाएंगे। अगर 1 को मंडे था, देखो 1 ऑड डे तो 1 तारीख का हुआ, फिर अप्रैल के 29 डेज़ रह गए ना, 29 के अंदर कितने ऑड डेज़ बचेंगे, 1 बचेगा। चलो अप्रैल का तो ये हो चुका है। अब अप्रैल के बाद आपके पास आया मई, मई के अंदर 3 ऑड डेज़ होते हैं, फिर जून के अंदर 2 आएंगे, फिर जुलाई के अंदर 3 आएंगे, फिर अगस्त के अंदर 3 आएंगे, फिर अगस्त के बाद क्या आएगा, अगस्त, सितंबर, सितंबर के अंदर 2, फिर अक्टूबर के अंदर 3, और नवंबर आपका आ चुका है, नवंबर का 1 दिन है ना, क्योंकि 1 तारीख को हमें दिन निकालना है ना। तो टोटल ऑड डेज कितने आ चुके हैं, 2 3 5, 5 और 2 7, 7 3 10, 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, 18 और 1 19, तो टोटल 19 ऑड डेज आपके पास आ चुके हैं। अगर 19 ऑड डेज आते हैं, ठीक है, तो देखो 1 को तो यहाँ मंडे था, हमने लिख लिया था, मंडे के लिए 1 हमने ले लिया था ऑड डे, फिर बचे हुए 29 के लिए 1 ऑड डे बचा था अप्रैल में। तो अगर आपके पास 19 ऑड डेज आते हैं टोटल, तो आपका 1 तारीख को कौन सा दिन आने वाला है, 1 तारीख को आपका दिन आने वाला है 7 से डिवाइड करके देखेंगे ना, तो 7 से जैसे डिवाइड करेंगे तो आपके 6 निकल के आएंगे, और सॉरी 5 ऑड डेज आपके बचेंगे, 5 ऑड डेज बच जाएंगे। 7 टू जो 14 होता है, रिमाइंडर आपका 5 बचा, जो रिमाइंडर होता है वही ऑड डेज होते हैं। और 5 को हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्राइडे से, फ्राइडे से करते हैं ना। अगर 5 को फ्राइडे, यानी कि जो 1 तारीख होगी वो फ्राइडे होगी इस बेसिस पे, लेकिन हमें तो थर्सडे लाना है ना। अगर हमें थर्सडे लाना है तो इसका मतलब ये हुआ आपको 1 नंबर और कम करना पड़ेगा, है ना। आपको यहाँ पे अगर 4 ऑड डेज आ जाएँ तो आपका थर्सडे बैठ जाएगा ना 1 तारीख को, नवंबर की 1 तारीख को। तो ये कैसे कम कर सकते हो, जब आप मंडे 2 तारीख को ले लो, हम 2 तारीख को मंडे लेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे इस केस को, तो इससे क्या होगा, 1 दिन आपका रिड्यूज़ हो जाएगा ना। 1 दिन जैसे रिड्यूज़ होगा तो 4 ऑड डेज आपके बचेंगे। अब 4 ऑड डेज आते हैं निकल के, तो 4 को होता है आपका थर्सडे। तो इस हिसाब से हमारा क्या केस फिट हो जाएगा कि 2 तारीख को मंडे था अप्रैल की, और 1 तारीख को क्या था, 1 तारीख को आपका आ जाएगा थर्सडे। अगर हम 2 तारीख को मंडे लेते हैं अप्रैल की, तो 1 तारीख को आपका थर्सडे निकल के आ जाएगा। तो बस अब हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान हो चुका है। अब आपको क्या करना है, जस्ट वेट, आपको पता है 1 नवंबर को आपका थर्सडे है, तो 1 नवंबर से लेकर आपको 20 दिसंबर तक जाना है ना, ठीक है। अब आप ऐसे भी ना करो तो आप ये सिंपली देखो कि 29 नवंबर को भी आपका थर्सडे ही है ना। 29 नवंबर को अगर आपका थर्सडे है तो 20 दिसंबर के बीच कितने दिन आ गए आपके निकल के, 1 दिन नवंबर का होगा और 20 दिन दिसंबर के होंगे, तो टोटल 21 दिन। 21 दिन को आप 7 से डिवाइड करोगे तो डायरेक्ट पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है ना, यानी कि 0 ऑड डेज़ का डिफरेंस आया, 0 ऑड डेज़ का डिफरेंस आ रहा है ना। डिफरेंस मैंने यहाँ पे चेक किया है, अगर 0 का डिफरेंस आ रहा है ऑड डेज़ का तो कोई भी दिन नहीं बढ़ेगा, यानी कि 20 तारीख को भी आपका थर्सडे ही होगा, है ना। अभी तो डिफरेंस के बेसिस पे मैंने आंसर निकाला, लेकिन आप वैसे भी निकाल लेते हैं ना। आप यहाँ पे क्या करते हैं कि 29 को अगर आपका थर्सडे है, ठीक है, बीच में आपके देखो थर्सडे के लिए आप 5 ऑड डेज लेते, सॉरी थर्सडे के लिए आप क्या करते, 4 ऑड डेज लेते ना। तो 4 ऑड डेज में ऐड करते कितने, 21 दिन, 21 दिन का गैप है ना। तो टोटल कितने हो गए आपके, 25 हो गए। अब फिर इसको 25 को 7 से डिवाइड मारते तो वही आ जाता, 4 बचते, फिर से रिमाइंडर 4 आता ना, तो 4 का मतलब थर्सडे ही होता, तो फिर भी आपका आंसर थर्सडे ही आना था। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा थर्सडे, ठीक है। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, एक्सेप्ट एक क्वेश्चन हमारा बचा है, वो है क्यूब से रिलेटेड। अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ साइड में इसको कहूँगा, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ये दिया गया है 2019 के पेपर में, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो सके, है ना। कुछ कुछ क्वेश्चन डाले ही इसलिए जाते हैं कि आपका ना जो कॉन्फिडेंस होता है, आपके कॉन्फिडेंस को बिल्कुल ज़मीन में रखने के लिए, आपके कॉन्फिडेंस को बिल्कुल ज़मीन पे लाने के लिए ऐसे क्वेश्चन को डाला जाता है। बिकॉज़ ये टाइम टेकिंग हो जाते हैं कभी कभी, है ना। किसी किसी को आसान भी लग सकते हैं, लेकिन किसी के लिए मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ऐसे क्वेश्चन ना आए ना, तो इससे अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना है, रादर दूसरे क्वेश्चन पे शिफ्ट कर जाना है उसी टाइम। लेकिन अभी तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है।
इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है अ सॉलिड क्यूब इज पेंटेड येलो ब्लू ब्लैक कलर सच दैट अपोजिट फेसेस आर ऑफ सेम कलर। ठीक है, यानी कि एक क्यूब है हमारे पास, जस्ट वेट, एक क्यूब बना लेते हैं जल्दी से। जस्ट वेट, एक क्यूब है हमारे पास, ठीक है। अब इस क्यूब के अंदर इसने कहा है कि जो अपोजिट फेसेस हैं वो येलो ब्लू ब्लैक यानी कि 3 कलर ही यूज़ किए, अपोजिट फेसेस जो हैं वो सेम कलर के हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका ये फेस येलो है बॉटम वाला, तो टॉप वाला भी येलो होगा। जस्ट एक एग्जांपल के तरीके से आप इसको भी देखो, है ना। द क्यूब इज़ दैन, अच्छा ये क्यूब है, एंड देन इट इज़ कट इनटू अनदर क्यूब्स। टोटल 36 क्यूब्स में इसको दोबारा से काटा गया है, दो डिफरेंट साइजेस में, यानी कि ठीक है, टोटल 36 क्यूब्स में इसको काटा गया है अलग अलग साइजेस के अंदर, जिसमें 32 जो है ना वो स्मॉल क्यूब्स हैं और बचे हुए 4 जो हैं वो बिग क्यूब्स हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से है। अदर 4 आर क्यूब्स आर बिग, नन ऑफ द फेसेस ऑफ बिगर क्यूब्स इज पेंटेड ब्लू। ठीक है, यानी कि जो आपके 4 बिग क्यूब्स हैं उनमें से कोई भी फेस ब्लू नहीं होगा, मतलब उनके क्यूब्स का कोई भी फेस ब्लू नहीं होगा। इस तरीके से कट किए गए हैं। ठीक है, देन हाउ मैनी फेसेस हैव ओनली वन फेस पेंटेड। तो आपको ये बताना है कि कितने क्यूब्स जो होंगे सिर्फ वन फेस पेंटेड होंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। अब आप ये समझो कि जब किसी क्यूब को क्यूब में कट किया जाता ना स्मॉल सेक्शंस में, यानी कि किसी क्यूब से जब छोटे छोटे क्यूब्स बनाए जाते हैं, तो याद देखो, अगर कोई क्यूब इस तरीके से है, या तो उसकी साइड को इक्वली तो कट करना पड़ेगा ना आपको। यानी कि अगर किसी के 3 हिस्से बनाए हैं, तो 3 का क्यूब कितना होगा, 27। अगर उसी क्यूब के अंदर अगर 4 हिस्से बनाए गए हों, उसी क्यूब के अंदर अगर आप 4 हिस्सों में इसको कट करते हो और क्यूब ही निकालते, तो 4 का क्यूब इस हिसाब से कितना है, या तो यानी कि आपके पास 27 हिस्से निकल के आएंगे, 27 छोटे क्यूब्स निकल के आएंगे, या फिर 64 क्यूब्स निकल के आएंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास केस क्या आ रहा है कि 36 क्यूब ही निकल के आ रहे हैं। तो यानी कि हमें कुछ लॉजिकली सोचना पड़ेगा, है ना, बिकॉज 36 तो नहीं आ सकते ना, तो 27 आएंगे। या फिर अगर आप 2 हिस्सों में भी बांटते हो तो 2 का क्यूब करके 8 आते। लेकिन ऐसा तो केस नहीं है ना तो हम 8 ले सकते हैं ना 27 ले सकते, है ना। या तो हम 64 ले सकते हैं, या फिर उससे भी बड़ा 1 to 5, या तो इस नंबर पे हम फोकस कर सकते हैं। लेकिन हमें कह रहा है कि 36 अलग अलग क्यूब्स आए हैं। तो इसके अंदर इसने बोला है कि 32 स्मॉल है और बाकी 4 जो है ना वो बिग है। तो इसका मतलब ये है, इस बिग के अंदर ना छोटे छोटे स्मॉल क्यूब्स ऐड करके 4 बिग क्यूब्स बनाए गए हैं। अब वो छोटे छोटे कितने ऐड किए होंगे बस उसी का अंदाज़ा लगाना है। ठीक है, अगर देखो मुझे 64 तक पहुंचना है ना, तो यानी कि इन 4 बिग के अंदर 32 स्मॉल क्यूब्स इंक्लूडेड होंगे। और अगर 4 बनाए हैं तो हर एक बिग के अंदर, एक बिग क्यूब के अंदर आपके पास कितने आएंगे, 8 छोटे क्यूब इंक्लूड किए होंगे ना इन्होंने, तभी तो 32 आए होंगे 4 के अंदर। ठीक है, आप इतनी बात अगर समझ गए हो तो आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को, है ना। तो यानी कि अब मुझे ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि टोटल 64 क्यूब थे स्मॉल वाले, जिसके अंदर क्या हुआ, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो बड़ा क्यूब था ना उसको 4 अलग अलग हिस्सों में काटा गया इस तरीके से, है ना। इस तरीके से 4 अलग अलग हिस्सों में इसको काटा गया होगा। अब इसको अगर 4 अलग अलग हिस्सों में इस तरीके से काटा गया है, अब उसमें आपको ये चीज़ चेक करनी है कि जो बड़े साइज़ के क्यूब है ना, यानी कि 8 एक बड़े वाले क्यूब में आएंगे, 8 स्मॉल क्यूब्स, है ना। आप किस तरीके से उठाओ और पेंट करो कि जो बड़ा क्यूब हो ना बिग वाला, उसके अंदर ब्लू ना आए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दिमाग लगाता हूँ थोड़ा सा। हम क्या करेंगे कि ऊपर की साइड टॉप फ्लोर पे ब्लू कर देते हैं और सबसे बॉटम पे जो होगा उस पर ब्लू कर देते हैं। अब ऐसा सेगमेंट उठाएंगे हम 8 क्यूब्स का जिससे एक बड़ा क्यूब बन जाए और टॉप और बॉटम, ठीक है, यानी कि टॉप और बॉटम वाला सेगमेंट उसके अंदर ना आए। तो हम क्या करेंगे, देखो ये जो 4 है ना, यहाँ से तो आपको ये 4 दिखाई दे रहे हैं, है ना। लेकिन आप पीछे अगर एक्सटेंड करते हो इसको, ठीक है, अगर आप इसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो 8 क्यूब इंक्लूड होंगे इसमें। ठीक है, 8 क्यूब आपके इंक्लूड हो जाएंगे, बिकॉज एक साइड जो है वो 4 क्यूब इंक्लूड कर लेगी और 2 साइड हम उठाएंगे, 2 सेगमेंट हम उठाएंगे ना, तो टोटल 8 क्यूब इसके बन जाएंगे। अब देखो जो हमारा ऊपर वाला फेस बचा ना क्यूब्स का, ना तो इसके अंदर हम ब्लू ले रहे हैं और ना इसके अंदर, यानी कि बीच वाला सेगमेंट हमने उठाया
तो इससे क्या हुआ, हमारा ब्लू कलर जो होगा वो बड़े वाले क्यूब्स के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, है ना। तो इस तरीके से हम सारा का सारा सेगमेंट यहाँ से बना सकते हैं बड़े क्यूब्स का। तो यानी कि ये जो पूरा सेगमेंट है ना, अगर 3 डायमेंशनल आप सोच सकते हो चीज़ों को, तो इसको हम उठा लेते हैं यहाँ से, तो ये हमारे बड़े क्यूब्स बन जाएंगे जो बीच वाला सेगमेंट था। अब इस तरीके से अगर आप बड़े क्यूब निकाल लेते हो तो आप क्या देखोगे कि आपको वन साइड, जिनके पास वन फेस पेंटेड है ना, वो कितने बचेंगे। अब एक चीज़ और समझने वाली है, वो ये है यहाँ पर कि जब आप किसी भी, देखो ये एक दोबारा से क्यूब बना लेता हूँ छोटा सा, जब आप किसी भी क्यूब के अंदर ना, जो एक तो वर्टेक्स वाली साइड है, ये वर्टेक्स वाला अगर आप सेगमेंट उठाते हो तो उसके तो तीनों साइड जो होंगे ना, 3 साइड पेंटेड होंगे, है ना, बिकॉज तीनों साइड से उसके फेसेस आएंगे। लेकिन जब आप एज से उठाते हो ना, एज से, तो एज का क्या होगा, दो साइड वाले फेस पेंटेड होंगे। लेकिन अब जब आप बीच से उठाते हो ना, बिल्कुल बीच से, ठीक है, जो ना तो एजेस में इंक्लूडेड है और ना वर्टेक्स में इंक्लूडेड है, अगर आप उस फेस को लेते हो तो सिर्फ वही फेस जो होगा वन साइड पेंटेड होगा। तो हमें भी बिल्कुल बीच में से सेगमेंट उठाने जो वन साइडेड हमें फेस दे सकते हैं कलर्ड, है ना। तो देखो इस वाला जो सेगमेंट आपने ये उठाया ना, इसमें तो आपका कोई चांस नहीं बचा, बिकॉज ये अपने आप में एज वाला क्यूब बन जाता है, बड़ा वाला क्यूब। तो यहाँ पे अगर कोई चांस नहीं बचा तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचा, एक तो टॉप वाला बचा, एक बॉटम वाला। तो टॉप और बॉटम पे जो क्यूब्स हैं उसी के अंदर जो मिड वाले हैं ना, जो बीच वाले हैं, सिर्फ बीच वाले जो एजेस पे नहीं आ रहे हैं और जो ना वर्टेक्स पे आ रहे हैं, तो 4 यहाँ पे आपको मिलेंगे। देखो टॉप पे 4 मिलेंगे आपको और सेम एज इट इज़ बॉटम पे 4 मिलेंगे। तो टोटल आपके पास 8 ऐसे क्यूब हैं जो ओनली वन फेस, जिनका जो है वो पेंटेड है एक कलर से, है ना। हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली वन फेस पेंटेड, तो आपको सिर्फ 8 ऐसे फेसेस मिले, 8 ऐसे क्यूब मिलेंगे जो सिर्फ वन साइडेड पेंटेड हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर था। आई होप आपको इस समझ में आया होगा। आप थोड़ा सा ना इसको विजुअलाइज करके अगर सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो एक बारी आप क्यूब से रिलेटेड चीज़ों को विजुअलाइज करने की कोशिश करना। और अगर आपको फिर भी मुश्किल लगता है तो ऐसे क्वेश्चन को आप एग्ज़ाम में ना छोड़ सकते हो, लीव कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट 2019 CSAT क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हुई होंगी कि किस तरीके से हम बहुत कम फार्मूलाज इस्तेमाल करके, जस्ट बाय यूजिंग आवर एनालिटिकल अप्रोच, हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं ईजीली, ठीक है। तो आगे जो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, देखो वो हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा टॉपिक वाइज क्वेश्चन। टॉपिक वाइज अब हम चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। फॉर एग्जांपल परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक अपने आप में टॉपिक है, ठीक है। नंबर सिस्टम अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज डिविजिबिलिटी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो नंबर सिस्टम के अंदर ही इंक्लूड हो जाते हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते, ठीक है, होते आसान ही है, बट आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लॉजिक पता होना चाहिए, बेसिक्स पता होना चाहिए बस। तो इसी तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगेंगे मैं उनको आगे कवर करते हुए चलूँगा, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। सो टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।